नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9 और सबसे पहले बात कोरोना संकट की। 3 दिन से लगातार कम हो रहे केसेस में कल फिर से इजाफा हुआ है। सबसे बड़ी चिंता की बात मौत के बढ़ते आंकड़े को लेकर है। हालांकि राहत की बात यह है कि कल रिकॉर्ड 3,37,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना के आरटी-पीसीआर टेस्ट को लेकर आईसीएमआर ने क्या नई गाइडलाइंस जारी की हैं? कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए अमेरिका के सबसे बड़े हेल्थ एक्सपर्ट ने भारत को सलाह क्या दी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बातचीत की है? कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना से जारी। देश में लगातार 3 दिनों तक कोरोना के नए केसों में कमी आने के बाद मंगलवार को एक बार फिर नए केसों में इजाफा देखने को मिला है। कल एक दिन में 3,82,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले, जबकि रिकॉर्ड 3,783 लोगों की मौत हो गई। ये एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हैं। राहत की बात यह है कि मंगलवार को रिकॉर्ड 3,37,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। आईसीएमआर ने साफ कर दिया है कि एक बार पॉजिटिव आने के बाद किसी भी शख्स का आरटी-पीसीआर टेस्ट दोबारा नहीं किया जाए। अस्पताल से डिस्चार्ज के वक्त भी आरटी-पीसीआर रिपीट करना जरूरी नहीं है। ऐसा लैब पर कम दबाव करने के लिए करना जरूरी है। कोरोना के लक्षण नहीं होने पर एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म करने पर भी विचार चल रहा है। दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन की संकट को लेकर का दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि आप आंखें मूंद सकते हैं, लेकिन हम नहीं। हाई कोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई पर अब कोई बहानेबाजी या तर्क नहीं सुना जाएगा। आपको अब दिल्ली को तुरंत 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करनी होगी। केंद्र को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 338 लोगों की मौत हो गई। इस बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को 5-5 हजार रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। इसके साथ 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 महीने का राशन मुफ्त देने की भी घोषणा की गई है। दिल्ली में 3 हफ्ते का लॉकडाउन 10 मई तक है। महाराष्ट्र में 15 मई तक लागू सख्त पाबंदियों की वजह से राज्य में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे। राज्य में कल करीब 52,000 नए केस मिले हैं, जबकि 891 लोगों की मौत हो गई। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और नगर निकायों को समाज के सबसे निचले तबके के गरीबों और बेघर लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटने के आदेश दिए हैं। भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों की बातचीत के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना से निपटने में दोनों देश और ज्यादा सहयोग करेंगे। ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट की साझा कोशिश से तैयार भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड की सफलता पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। बताया गया है कि दोनों देश नेजल वैक्सीन विकसित करने की दिशा में मिलकर काम करेंगे। अमेरिका के टॉप हेल्थ एक्सपर्ट और व्हाइट हाउस के स्वास्थ्य सलाहकार रह चुके डॉक्टर एंथनी फाउची ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए भारत को कुछ सलाह दी है। फाउची ने कुछ हफ्तों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है। इसके साथ ही अस्थायी अस्पताल बनाने और हालात से निपटने के लिए सेना की मदद लेने की भी बात कही है। वैक्सीनेशन अभियान में भारत ने 4 मई को नई मंजिल हासिल की। भारत में अब तक वैक्सीन की 16 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। इनमें से 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को 1 डोज लगी है, जबकि 3 करोड़ से ज्यादा को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। पिछले 24 घंटे में 18+ आयु वर्ग के 2,29,000 लोगों को भी टीके की पहली डोज लगाई गई। कोरोना संकट में भारत की मदद कर रहा अमेरिका ने अपने यहां वैक्सीनेशन का अभियान को युद्ध स्तर पर चलाने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हमने 4 जुलाई तक 70% अमेरिकी नागरिकों को वैक्सीनेशन की पहली डोज देने का लक्ष्य रखा है। बाइडेन ने कहा कि अब तक 160 मिलियन अमेरिकी नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। देश में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए दुनिया के कई देश ऑक्सीजन भेज रहे हैं। डीआरडीओ जल्द ही दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा। और कहां पर अस्पताल में 60 बेड वाले वार्ड के उद्घाटन के दिन कोरोना मरीज को बेड न मिला और न ही इलाज, बीच सड़क पर मौत हो गई। ऑक्सीजन संकट से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 सांस की आस। मध्य प्रदेश के रतलाम में वक्त पर इलाज नहीं मिलने पर एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। मृतक सुरेश डागर पेशे से वकील था। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर मृतक की मां अपने दूसरे बेटे के साथ बीमार बेटे को बाइक से ही एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकती रही, लेकिन बीच सड़क पर मरीज की सांस टूट गई। परिजनों ने कहा कि अस्पताल में बेड होने के बाद भी उन्हें घंटों तक बगैर इलाज के इंतजार करना पड़ा। अस्पताल में कल ही 60 अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड वाले वार्ड का उद्घाटन हुआ था।
कोरोना के खिलाफ जंग में इंडियन एयरफोर्स भी जोर शोर से जुटा है। ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए ब्रिटेन ने 900 ऑक्सीजन के सिलेंडर भारत भेजे। इंडियन एयरफोर्स के 2 C-17 ग्लोबमास्टर ने लगातार 11 घंटे की उड़ान के बाद ब्रिटेन से ऑक्सीजन सिलेंडर और 35 टन मेडिकल उपकरण लेकर चेन्नई पहुंचा। 900 ऑक्सीजन सिलेंडर तमिलनाडु को दिए जाएंगे। ब्रिटेन जल्द 1000 वेंटिलेटर भी भेजेगा। दुनिया के कई देश भारत को मेडिकल ऑक्सीजन देकर मदद कर रहे हैं। लिक्विड ऑक्सीजन के लिए INS कोलकाता कुवैत के सुएक बंदरगाह पहुंच चुका है। इससे पहले INS कोलकाता ने दोहा से ऑक्सीजन की 200 बोतलें और 43 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोड किए थे। INS कोलकाता पिछले साल विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए समुद्र सेतु अभियान में अहम रोल निभाया था। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए DRDO बहुत जल्द ही दिल्ली एम्स और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगा देगा। इसके लिए जरूरी उपकरण दोनों अस्पतालों में पहुंच भी चुके हैं। PM केयर फंड से देश भर में 500 ऐसे प्लांट स्थापित किए जाने हैं। DRDO की योजना इस काम को 3 महीने के भीतर पूरा कर देने की है। रेलवे के ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए देर रात 244 टन मेडिकल ऑक्सीजन गुजरात से दिल्ली पहुंचाया गया। इसके साथ ही 24 घंटे में दिल्ली को आपूर्ति की गई कुल ऑक्सीजन लगभग 450 टन हो जाएगी। मंगलवार को भी गुजरात के हापा और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों ने 85 टन और 120 टन लिक्विड ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचाया गया था। दिल्ली के विकासपुरी के यूके नर्सिंग होम में कल रात आग लगने की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अफरा तफरी के बीच नर्सिंग होम में भर्ती सभी 26 मरीजों को रेस्क्यू किया गया। इन 26 में से 17 कोरोना के मरीज थे। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। कोरोना मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए कुछ लोग इसका फायदा उठाने में भी लगे हैं। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले गिरोह के 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 700 के सौदागर एक सिलेंडर 55,000 रुपए में बेच रहे थे। पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा। इनके पास से 5 सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं। सरकार के दावे के बावजूद उत्तर प्रदेश में कई शहरों में कोरोना मरीजों को वक्त पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। मुरादाबाद में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर खड़े मरीजों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इनका कहना है कि घंटों तक लाइन में रहने के बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। लोगों ने कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए सिलेंडर ले जा रहे एक ट्रक को भी रोककर खूब हंगामा किया। बिहार के हाजीपुर में सदर अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। परिजनों ने अस्पताल के नर्स और कंपाउंडर के साथ मारपीट भी की। मारपीट के विरोध में नर्सिंग स्टाफ ने काम बंद कर दिया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा का भरोसा मिलने के बाद ही उन्होंने काम शुरू किया। बिहार में कल कोरोना के करीब 15,000 केस मिले। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। आज से किस राज्य में 18 से 44 साल वालों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो रही है। महाराष्ट्र में वैक्सीन संकट को दूर करने के लिए बीती रात वैक्सीन की 1 लाख डोज पहुंचाई गई। और कहां-कहां पर लॉकडाउन तोड़ बाहर निकलने वालों को पुलिस अनोखी सजा दे रही है। इन सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 हारेगा कोरोना। मध्य प्रदेश में आज से 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन देने का अभियान शुरू होगा। शिवराज सरकार ने सभी को मुफ्त में वैक्सीन देने का ऐलान किया है। हालांकि राज्य को अभी मांग के मुताबिक वैक्सीन का स्टॉक नहीं मिला है, लेकिन 15 मई तक 1,48,000 डोज देने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना महामारी के बीच कई राज्यों में वैक्सीन की कमी है। इसका फायदा कुछ लोग फर्जीवाड़ा कर उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में टोसिलिजुमेब वैक्सीन के नाम पर ठगी करने वालों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए लेकर उसे टोसिलिजुमेब वैक्सीन देने बुलाया था, लेकिन वैक्सीन के नाम पर ब्रेड के पैकेट में खाली शीशी दे गया था। महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत की वजह से कई सेंटर से लोगों को निराश लौटना पड़ा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि रोजाना 8 लाख वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन उन्हें सिर्फ 25,000 वैक्सीन ही मिल रही है। राज्य में 1 मई से 18 से 44 साल वालों को वैक्सीन देने का अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक सिर्फ 1 करोड़ 59 लाख लोगों को ही वैक्सीन दी गई है। कोरोना की दूसरी लहर में वायरस के नए रूप सामने आ रहे हैं। नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि अगर आपके नाखूनों पर एक लाइन उभर आती है तो मानिए कि आपको कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जो स्टीव ऐप के प्रमुख प्रोफेसर टिम स्पेक्टर ने कोरोना संक्रमित कई लोगों पर स्टडी के बाद इस महामारी के नए लक्षण का खुलासा किया है। कर्नाटक में कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने राज्य की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कल कोरोना के ताजा हालात की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। येदियुरप्पा ने डिप्टी CM की अगुवाई में 4 सदस्यीय वर्किंग एक्शन टीम बनाई है। कल राज्य में 44,500 से ज्यादा केस आए हैं, जबकि 292 लोगों की मौत हो गई है।
उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने होम आइसोलेशन वाले कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को 15 मई तक बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होंगे। यूपी में कल 25,000 से 700 से ज्यादा नए केस मिले, जबकि 351 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में मौत का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। पटना हाईकोर्ट के अल्टीमेटम के बाद बिहार में नीतीश सरकार ने 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान सभी सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। सब्जी और दूध बेचने वालों के साथ जरूरी सामान वाले दुकानों को सुबह 7 से 11 बजे तक रियायत दी गई है। रेस्टोरेंट्स को भी सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। राजस्थान के धौलपुर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान बेवजह बाहर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद इन सभी का RT-PCR टेस्ट कराने के बाद एक हॉस्टल में इनको क्वारंटीन कर दिया गया है। राजस्थान में 17 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं। हरियाणा के भिवानी में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने 20 सड़क पर उठक बैठक कराकर सजा दी। हरियाणा में 10 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। अंबाला में अभी बिना काम सड़क पर घूमने वाले लोगों को पुलिस ने उठक बैठक कराया। इस बीच यमुनानगर के पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों को जब कोई साधन नहीं मिला तो वो स्कूल बस से घर लौटते नजर आए। आज ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगी। शपथ समारोह के लिए ममता ने किस किस को न्योता भेजा, नंदीग्राम में दोबारा से वोटों की गिनती करने की मांग पर चुनाव आयोग ने क्या कहा है, और पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी ने CBI जांच की मांग की। ममता की शपथ और बंगाल हिंसा से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 ममता की शपथ। ममता बनर्जी आज पश्चिम बंगाल के सीएम पद की तीसरी बार शपथ लेंगी। ममता आज सुबह 10:45 पर अकेले शपथ लेंगी। शपथ लेने के बाद वो राज्य सचिवालय जाएंगी और कार्यभार संभालेंगी। ममता इस बार नंदीग्राम से चुनाव हार गई हैं। उन्हें 6 महीने के भीतर विधानसभा सदस्य बनना होगा। मंत्रियों का शपथ गुरुवार या शुक्रवार को हो सकता है। ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कई खास मेहमानों को न्योता भेजा है। शपथ समारोह के लिए सौरभ गांगुली और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा बंगाल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के साथ ममता के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर, पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, वाम मोर्चा से विमान बोस को भी न्योता भेजा गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हो रहे हिंसा के विरोध में बीजेपी आज देश भर में धरना देगी। टीएमसी के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि नड्डा कोलकाता में धरने पर बैठेंगे। बीजेपी ने कहा है कि धरने में कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा और राज्य के ताजा हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की है। राज्यपाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी शेयर की। राज्यपाल ने ट्वीट में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों से तुरंत शांति बहाल करने के लिए कार्रवाई करने को कहा है। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों से कल पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की। नड्डा ने पीड़ित परिवारों को ढांढस बांधते हुए उन्हें ख्याल रखने का भरोसा जताया। नड्डा ने कहा, भारत के विभाजन के दौरान ऐसी घटनाओं के बारे में सुना था। आजाद भारत में किसी चुनावों के बाद ऐसा इंटॉलरेंस नहीं देखा। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। NHRC की टीम तथ्यों की जांच के लिए बंगाल जाएगी। राज्य सरकार से NHRC ने तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बंगाल चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद कई स्थानों पर बीजेपी समर्थकों पर हमले का आरोप है। बीजेपी ने हमले में 9 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के मारे जाने की बात कही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप के बीच 300 से 400 बीजेपी वर्कर्स के भागकर असम के धुबरी जाने की खबर है। असम के वरिष्ठ बीजेपी नेता और कैबिनेट मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर इस बात का दावा किया है और तस्वीरें भी शेयर की है। बिस्वा ने ममता को चेतावनी देते हुए कहा है कि दीदी को लोकतंत्र के इस गंदे नाच को रोकना होगा। बंगाल बेहतर का हकदार है। चुनाव आयोग के निर्देश पर पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम के रिटर्निंग ऑफिसर को राज्य सरकार ने सुरक्षा मुहैया करा दी थी। नंदीग्राम से ममता को हार का सामना करना पड़ा है। इस बीच चुनाव आयोग ने टीएमसी की नंदीग्राम सीट पर 2 वोटों की गिनती की मांग को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला अंतिम है और इसे केवल हाई कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। पश्चिम बंगाल की बीरभूम पुलिस ने नानूर में महिलाओं के साथ रेप और बदसलूकी की घटनाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बीरभूम के एसपी NN त्रिपाठी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर 2 महिलाओं से रेप और कुछ और के साथ छेड़छाड़ की जो खबरें शेयर की जा रही हैं, उसकी छानबीन करने पर गलत निकली है।
कहां पर मारे गए देश के दुश्मन भगोड़े विजय माल्या और नीरव मोदी को भारत वापस लाने के लिए कैसी उम्मीद बढ़ी है? कहां पर बादल फटने के बाद सब कुछ बहा ले जाने वाला सैलाब नजर आया? राज्यों से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। जम्मू कश्मीर के सोपोर के नातीपोरा में सेना के ऑपरेशन में 2 आतंकवादी मारे गए आतंकवादियों के कब्जे से अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। मारे गए आतंकियों में से एक विदेशी आतंकी है जो 2 पार्षदों और एक पुलिसकर्मी की हत्या में शामिल था। एनकाउंटर के बाद इलाके में सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। उत्तराखंड के चमोली विकासनगर घाट में बादल फटने से कई घरों में भारी मलबा घुस गया है। बादल फटने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मलबे का विकराल रूप देख लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन मलबा भरने से घरों में रखे सामान बर्बाद हो गए। इसके बाद जनपद में लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। विजय माल्या और नीरव मोदी को भारत लाने की उम्मीद बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के बीच हुई बातचीत में इन दोनों के प्रत्यर्पण पर भी चर्चा हुई। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। भारतीय बैंकों का हजारों करोड़ों का कर्ज लेकर फरार माल्या और नीरव मोदी इस काफी लंबे समय से लंदन में शरण लिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कल देर शाम सेक्टर 50 के पास बरौली गांव में भीषण आग लग गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें काफी दूर से दिखाई दे रही थी। आग को काबू करने के लिए दमकल की 12 गाड़ियों को घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। जिस जगह पर आग लगी वहां कबाड़ इकट्ठा किया जाता था। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। बिहार के मुजफ्फरपुर के बस स्टैंड में खड़ी बस में लगी आग से अफरा तफरी मच गई। बस स्टैंड में खड़ी बस में लगी आग की चपेट में 3 बसें आ गई। तीनों बस इस आग में जलकर खाक हो गई। काफी देर बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। राहत की बात यह थी कि हादसे के दौरान किसी भी बस में कोई यात्री सवार नहीं था। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।